हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 8 साइंस में हमारा जो चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम, ये चैप्टर हमने पहले कंप्लीट कर लिया है अपने लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, इसके जितने भी टॉपिक्स थे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे और हमारा जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया था। फिर हम कर रहे थे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने कुछ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो तो अपने लास्ट लेक्चर में पूरे कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे डिटेल में और कंप्लीट भी कर लिए थे। उसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें कि कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो ये सभी हम करेंगे अपने आज के लेक्चर में। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर की एक क्या है, एक छोटी सी समरी है। जो जो टॉपिक हमने चैप्टर में पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और मानव निर्मित संसाधन जो मिलते तो प्रकृति से ही हैं लेकिन मानवीय प्रयासों द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे हम बात करें रबर, तो रबर क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति से हमें मिलता है, लेकिन उसी रबर का उपयोग करके हम टायर्स बनाते हैं जो कि एक मानव निर्मित संसाधन है। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया, जो मानव निर्मित संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधन से ही क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, फिर बात की हमने कि प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो असीमित मात्रा में रहते हैं, मिलते हैं हमें प्रकृति से, और एक जो असीमित मात्रा में मिलते हैं, है तो दोनों ही प्राकृतिक। तो जो असीमित मात्रा में मिलते हैं उन्हें कहा जाता है अक्षय संसाधन, और जो हमें सीमित मात्रा में मिलते हैं उन्हें कहा जाता है समाप्त होने वाले संसाधन। क्लियर है। फिर हमने बात की थी कि ये जो समाप्त होने वाले संसाधन है और अक्षय संसाधन है, तो जो अक्षय संसाधन है तो उनका तो हम कितना भी उपयोग करें वो कभी समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, मानवीय गतिविधियों का उन पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायु है, ठीक है, तो ये असीमित मात्रा में है। लेकिन जो समाप्त होने वाले संसाधन है वो सीमित मात्रा में है। अगर ज्यादा उपयोग हम उनका करते हैं तो एक समय के बाद वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमें इन समाप्त होने वाले संसाधनों के बारे में ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम, तो यही हमें पढ़ना है। और कोल और पेट्रोलियम होते क्या है, समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं। ठीक, यानी कि एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी हमारे समाप्त होने वाले संसाधन हैं। और अगर हम बात करें, इन सभी को कहा जाता है जीवाश्म ईंधन, यानी कि फॉसिल फ्यूल। क्यों कहा जाता है फॉसिल फ्यूल? क्योंकि ये मृत प्राणियों के, मृत वनस्पति के अवशेषों से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, फिर इनके अलग अलग उपयोगी उत्पाद हमें मिलते हैं, जैसे कोयले से, पेट्रोलियम से अलग अलग उपयोगी उत्पाद मिलते हैं। ये क्या क्या होते हैं, इनका उपयोग क्या क्या होता है, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। और साथ में पढ़ा था कि प्राकृतिक गैस को एक स्वच्छ ईंधन क्यों कहा जाता है, इसके क्या क्या गुण हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इस बारे में डिस्कशन किया था। फिर पीसीआरए ने पेट्रोल डीजल को कंजर्व करने के लिए कुछ एडवाइजेस दी थी। तो वो एडवाइजेस क्या क्या थी, वो एडवाइजेस भी हमने देख ली थी कि फ्यूल का हमें ज्यादा उपयोग नहीं करना है, तभी उपयोग करना है जब हमें आवश्यकता हो। ट्रैफिक लाइट्स पर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर जहां पर हमें वेट करना है तो वहां पर क्या करना है, अपने जो इंजन है, अपने व्हीकल को ऑफ कर देना है। ठीक है, या अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो अपना व्हीकल ले जाने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, वहां पर पैदल चल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंसेस पर। तो ऐसी कुछ और एडवाइजेस भी थी, जैसे अपने व्हीकल का नियमित रख रखाव करना, टायरों का जो है सही प्रेशर देखते रहना, मेजर करते रहना। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने चैप्टर में पढ़ लिया था। फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो हमने चैप्टर में देख लिए थे। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन आंसर्स, कुछ ट्रू फॉल्स भी थे, फिलअप भी थे, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी थे। तो ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। उसके अलावा फिर हमने कुछ एडिशनल क्वेश्चंस की बात करी जो हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर्स थे। तो काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने यहाँ पर देख लिए थे। चलिए, तो आगे इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक हमने अपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। एक बार आप देख लीजिए कहाँ तक हमने पढ़ लिया था। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, फॉसिल फ्यूल्स आर, कि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं। तो ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल, यानी कि गैर नवीकरणीय। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर सरफेसिंग रोड।
यानी कि रोड सरफेसिंग के लिए, रोड बनाने के लिए कौन से प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, रोड सरफेसिंग के लिए पेट्रोलियम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। और पेट्रोलियम के कौन से प्रोडक्ट, हमें ये पता है। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम के क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं और कोल के क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं। कोल के प्रोडक्ट का उपयोग क्या क्या होता है और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट का उपयोग क्या क्या होता है। तो अगर हम बात करें रोड सरफेसिंग की, तो रोड सरफेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है बिटुमिन का। और बिटुमिन क्या है? बिटुमिन पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसे हम पेट्रोलियम से रिफाइनिंग करके सेपरेट करते हैं। कहाँ पर? पेट्रोलियम रिफाइनरी में। क्लियर? तो आंसर है इसका बिटुमिन। इसके अलावा पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स भी पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसका उपयोग किया जाता है मोमबत्ती, क्रेयॉन्स, ठीक है, वैक्स, ये सारी चीजें बनाने के लिए, रोड सरफेसिंग के लिए नहीं किया जाता। अगला है कोक। तो कोक बच्चों कोल का एक प्रोडक्ट है, कोयले का प्रोडक्ट है, कोल का एक ये प्रोडक्ट है और इसका उपयोग किया जाता है इस्पात के निर्माण में, यानी कि स्टील के निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में। ठीक है, अगला है नैप्थलीन। तो नैप्थलीन क्या है? नैप्थलीन बनता है कोलतार से, और कोलतार क्या है? कोल का एक प्रोडक्ट है। और ये जो नैप्थलीन है बच्चों, इसका उपयोग किया जाता है कीट पतंगों को, या जो हमारे मॉथ होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, इनको भगाने के लिए, यानी कि इनको रिपेल करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो सारे ऑप्शंस क्या है? रॉन्ग है, बिटुमिन हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम, यानी कि कोयला किससे बनता है। तो हम ये भली भांति जानते हैं, जब हमने कोयले की स्टोरी पढ़ी थी, यानी कि कोयले का जो फॉर्मेशन है वो पढ़ा था कि कोयला बनता कैसे है। तो वहां पर किसके बारे में बात की थी? डेड वेजिटेशन के बारे में बात की थी, यानी कि मृत वनस्पति के बारे में बात की थी कि मृत वनस्पति के अवशेषों से कोयला बनता है। तो यहाँ पर आंसर है बच्चों डेड वेजिटेशन, ठीक है, मृत वनस्पति। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन इज कॉल्ड। अच्छा, कोयले की बनने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बच्चों कार्बोनाइजेशन। ये एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे मृत वनस्पति से मिलियंस ऑफ ईयर में क्या बनता है? कोयला बनता है। तो ये जो धीमी प्रोसेस है या एक स्लो प्रोसेस है, इसे कहा जाता है कार्बोनाइजेशन। अगर हम कंबशन की बात करें तो कंबशन आंसर नहीं होगा, क्योंकि कंबशन का मतलब क्या है? कंबशन का मतलब है दहन करना, तो दहन करने की प्रक्रिया होती है कंबशन। क्लियर है? चलिए, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, इसका आंसर है कार्बनाइजेशन। क्लियर? तो चलिए, ये 3 क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं, समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विच फ्यूल इज स्टोर्ड, कौन से फ्यूल को स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर इन मेटल सिलेंडर्स, यानी कि हाई प्रेशर पर किस फ्यूल को स्टोर करके मेटल सिलेंडर्स में भरा जाता है। तो वो कौन सा है बच्चों? वो है एलपीजी। एलपीजी को हाई प्रेशर पर स्टोर करके कहां पर रखा जाता है? चलिए, तो आपने देखा है एलपीजी है क्या? पेट्रोलियम गैस। ये जो पेट्रोलियम गैस है, ये हमें मिलती कहाँ से है? पेट्रोलियम से मिल रही है पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ये जो पेट्रोलियम गैस है, इसको ऐसे ही स्टोर करके तो नहीं रख सकते गैस को, क्योंकि गैस की एक प्रॉपर्टी होती है, मान लो कोई कंटेनर इतना बड़ा है और कोई कंटेनर इतना बड़ा है। इस कंटेनर में, दोनों कंटेनर में हमने गैस का क्या डाला है? इक्वल गैस डाली है। तो क्या होता है, जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस काफी ज्यादा होता है। अब बहुत ज्यादा स्पेस होने की वजह से इनको जिस कंटेनर में डाला जाएगा उसका ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, पूरे स्पेस को क्या कर लेंगे? ये ऑक्यूपाई कर लेंगे।
इसीलिए क्या किया जाता है, तो इन्हें हम कहीं पर फिल मतलब भर करके स्टोर कैसे करेंगे। जैसे कोई सॉलिड है, जैसे कोयला है, मान लो 3 कंटेनर है मान लो। अब इस पर हमें क्या करना है, कोई भी लिक्विड फ्यूल जैसे कि कैरोसिन है, इसके अलावा पेट्रोल है, ये लिक्विड फ्यूल है, डीजल है, ये फिल करने हैं तो हम सीधा डालेंगे। तो इस तरीके से लिक्विड फ्यूल को हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। वहीं अगर हम सॉलिड फ्यूल की बात करें, जैसे कि कोयला है, तो कोयले को कैसे स्टोर करेंगे, कोयले को इस तरीके से डाल करके हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से स्टोर कर लेंगे, क्योंकि एक जगह पर क्या कर लेते हैं, ढेर बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कोई गैसियस फ्यूल की अगर हम बात करें तो उसे कैसे स्टोर करेंगे, कैसे स्टोर किया जाएगा, ऐसे ही तो स्टोर करेंगे नहीं, ऐसे डालेंगे इसमें गैस फिल करेंगे, ऐसे ही थोड़ी ना गैस फिल हो जाएगी इसमें कंटेनर में, नहीं होगी ना। तो क्या किया जाता है, ये जो गैस होती है इसे हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, इस गैस को हाई प्रेशर पर यानी कि उच्च दाब पर क्या किया जाता है, इस गैस को हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है, यानी कि संपीड़ित किया जाता है या संग्रहित किया जाता है। हाई प्रेशर पर इसे कंप्रेस करके सिलेंडर्स में, मेटल सिलेंडर्स में फिल किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसे स्टोर किया जाता है। तो ये तो पेट्रोलियम गैस है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एलपीजी। एल का मतलब है लिक्विफाइड, ठीक है, यानी कि तरलीकृत कहें या द्रवित कहें इसे। ठीक है, यानी कि इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं, समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं। तो जब आप इस सिलेंडर को शेक करते हो, इस तरीके से हिलाने की कोशिश करते हो, या आप जब सिलेंडर घर पर ले करके आते हो, कभी आपने उसको हिला करके देखा होगा, तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर क्या है, कुछ लिक्विड है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ लिक्विड है, लगता है, हाँ बिल्कुल लगता होगा। लेकिन जब आपने इसको कनेक्ट किया होता है किससे, किसी गैस से, इस तरीके से गैस हमारे पास होते हैं, आपने किसी गैस से जब इसको कनेक्ट किया होता है, तो आप जैसे ही गैस ऑन करते हो तो आप क्या देखते हो, इससे कोई पानी तो नहीं निकलता, जबकि ये हमने इससे कनेक्ट किया तो पानी, ये जो लिक्विड है वो निकलना चाहिए था, है ना, वो निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप क्या देखते हो कि इससे क्या निकल रहा है, कोई गैस निकल रही है। ठीक है, फिर जब हम उसे एक्सटर्नल हीट देते हैं, लाइटर या माचिस जला करके, तो वो क्या होता है, जलने लग जाती है। ठीक, तो क्या होता है, देखो, इस गैस को हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, इस पर फिल किया जाता है सिलेंडर्स पर, जिससे कि वो लिक्विफाई हो जाते हैं, लिक्विड जैसे लगते हैं। ठीक है, लिक्विफाई हो जाते हैं। जब हम यहाँ से गैस ऑन करते हैं तो वो जो प्रेशर है वो धीरे धीरे करके क्या होने लगता है, रिलीज होने लगता है, तो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्या हुए थे, वो गैस से लिक्विड बने थे। तो जैसे जैसे प्रेशर रिलीज होगा तो वो वापस लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आकर के, और हमें क्या दिखता है कि गैस यहाँ से बाहर आ रही है, दिखता तो नहीं है लेकिन ये फील होता है, महसूस होता है कि गैस यहाँ से बाहर आ रही है। क्लियर है इतना, चलो। तो यहाँ पर हम क्या समझे हैं कि जो गैसेस है उनको स्टोर कैसे किया जाता है, हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। हाईली कंप्रेसिबल का मतलब है कि उन्हें कंप्रेस किया जा सकता है आसानी से। जैसे हम सॉलिड की बात करें तो जैसे कोयले हैं, मान लो हमारा कोई सॉलिड फ्यूल है, कोल है ये, ठीक है, या और भी कोई सॉलिड फ्यूल है, बहुत सारे सॉलिड फ्यूल हो सकते हैं। इसको जब हम कंप्रेस करेंगे तो क्या ये कंप्रेस होगा, नहीं। सॉलिड की जो कंप्रेस होने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा कम है, सॉलिड कंप्रेस सॉलिड को नहीं किया जा सकता। वहीं हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड भी लगभग सॉलिड की तरह ही होते हैं, वो भी कंप्रेस नहीं किया जा सकते, उन्हें थोड़ा बहुत हम कंप्रेस कर सकते हैं, लगभग ना के बराबर। लेकिन जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, उन्हें हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे मान लो इस पर कोई गैस है, यहाँ पर लगी हुई है एक पिस्टन, ठीक है, और यहाँ गैस के जो पार्टिकल्स हैं इस तरीके से हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पिस्टन को नीचे प्रेशर देते हैं, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये पिस्टन को यहाँ पर नीचे लेके आ जाएंगे, और ये जो गैस के पार्टिकल्स है अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से। खैर प्रोसेस हमें नहीं देखनी है, बस थोड़ा थोड़ा हमें समझना है, एक पता हमें होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में। बाकी इसे डिटेल में हम हायर क्लासेस में, क्लास 9th में, क्लास 10th में पढ़ेंगे, और ज्यादा डिटेल में क्लास 11th में और क्लास 12th में हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हमें इतना समझ में आ गया है, इतना समझ में आ गया है कि ये लिक्विड जैसा क्यों लगता है सिलेंडर के अंदर,
जबकि इसके अंदर फिल होती है पेट्रोलियम गैस। अब समझ में आ गया है कि लिक्विड जैसा क्यों लगता है, क्योंकि हाई प्रेशर पर उस गैस को लिक्विफाई किया जाता है। अब ऐसे ही एक और गैस भी होती है जिसको हम कहते हैं सीएनजी। इसका तो नाम ही है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, जिसका नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये क्या है, नेचुरल गैस है। और नेचुरल गैस को कैसे भंडारित किया जाएगा, कैसे स्टोर किया जाएगा, इसको भी कंप्रेस करके, कैसे, हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके इसको स्टोर किया जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। अगर हम इसके अदर ऑप्शंस देखें, डीजल, पेट्रोल और कैरोसिन, तो ये तीनों फ्यूल तो है, लेकिन कैसे फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है। इसे तो हम कंप्रेस कर ही नहीं पाएंगे, ये करना ही क्यों है, इसे तो हम ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं किसी कंटेनर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी कि निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, है ना। ये पता होगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो अगर हम डीजल की बात करते हैं तो डीजल पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। पेट्रोल और डीजल तो मेन प्रोडक्ट है पेट्रोलियम के। एलपीजी नाम ही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है। लेकिन बात करते हैं अगर हम चारकोल की, तो चारकोल पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है। क्लियर है इतना? चलिए, इतना समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर है। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कंप्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा कि कौन सी गैस को, तो आपको ध्यान रखना है उसका आंसर गैस ही होगा, ठीक है, क्योंकि गैस को ही कंप्रेस किया जा सकता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। और चैप्टर में बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, है ना, प्रकृति से ही तो मिलते हैं, वही तो होंगे प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि वन है, ठीक है, वायु है, ठीक है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि प्रकृति से हमें मिल रहे हैं। क्लियर है? चलो, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दैट आर यूज्ड बाय ह्यूमंस। अच्छा, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और ह्यूमंस के द्वारा, यानी कि मनुष्यों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन। एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है वाटर, ठीक है, एयर, इसके अलावा फॉरेस्ट है, ठीक है, मिनरल्स हैं, जो भी हमारे वाइल्ड लाइफ है, तो ये सभी क्या है, ये सभी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, सनलाइट है, सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। आगे अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। तो ये भी हमने चैप्टर में बहुत बार इसको पढ़ा था, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि फॉसिल फ्यूल होते क्या हैं, जो मृत जीवों के या मृत प्राणियों के अवशेषों से मिलकर के बनते हैं, उन्हें कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो देखो, फ्यूल्स फॉर्म्ड, यानी कि वे ईंधन जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबे मृत पौधों और जानवरों के, जानवर यानी कि एनिमल्स के अवशेषों से, यानी कि रिमेन्स से बनते हैं, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं, या वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन भी ईंधन ही होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ भी नेम 3 फॉसिल फ्यूल, अगला क्वेश्चन ही आ गया। 3 फॉसिल फ्यूल के नाम लिखिए, तो यहाँ पर है कोल, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो जीवाश्म ईंधन है वो क्या है। ठीक, चलिए नोट कीजिए इतना बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट आपने कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज कोल फॉर्म्ड, यानी कि कोयला बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये हमें पता है कोयला बनता कैसे है, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था, जो हमारे निचले जलीय क्षेत्र थे उनमें घने वन थे, और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये घने वन मृदा में दफन हो गए। जब ये मृदा में दफन हो गए तो मिट्टी की और लेयर, मृदा की और लेयर इनके ऊपर आती गई, और ये क्या होते गए, कंप्रेस होते गए और गहराई में जाते गए। तो जैसे जैसे ये और गहराई में गए तो वहां पर उच्च तापमान था, उच्च दाब था, और उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण मिलियंस ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे ये जो मृत पेड़ पौधे थे, मृत वनस्पति थी, धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाती है। और ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बनाइजेशन, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स दैट वर बरीड, यानी कि जो दफन हो गए थे, ठीक है, दब गए थे, बरीड होना यानी कि दब जाना, अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, एंड कन्वर्टेड इनटू कोल, कन्वर्टेड इनटू कोल ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। कैसी हीट, हाई हीट एंड हाई प्रेशर, यानी कि उच्च तापमान और उच्च दाब। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर धीरे धीरे ये जो मृत वनस्पति थी, मृत पेड़ पौधे थे, ये धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को ही कहा जाता है कार्बनाइजेशन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कार्बनाइजेशन। तो देखो अगला क्वेश्चन ही यहाँ से पूछ लिया गया कि कार्बनाइजेशन क्या है। तो चलो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन, यानी कि मृत वनस्पति से कोयले के बनने की जो प्रोसेस है, किस पर, उच्च तापमान और उच्च दाब में, उसे कहा जाता है कार्बनाइजेशन। हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान, हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब, ठीक है, दबाव, उच्च तापमान और उच्च दबाव। क्लियर है। इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, कार्बनाइजेशन, या हम कहें कार्बनीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल। अब कोल के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो कोल का उपयोग देखो, सबसे पहले तो घरों में खाना पकाने के लिए, ठीक है। पहले इसका उपयोग रेलवे इंजन में भाप बना करके उसे चलाने के लिए भी किया जाता था, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में बिजली प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल का उपयोग किया जाता है, और इंडस्ट्रीज में भी एज अ फ्यूल कोल का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। कोल का भी उपयोग किया जाता है, ठीक। चलिए, तो कोल इज एज यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स, यानी कि घरों में ईंधन के रूप में, इंडस्ट्रीज में भी ईंधन के रूप में, एंड द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी कि बिजली उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट यूजेस हैं कोल के, क्लियर है। बाकी नोट्स जो हमने बनाए थे वहां पर भी यूजेस लिखे थे, तो आप चाहे तो वो वाले यूजेस भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल किसे कहा जाता है। हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कोल को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना, उसे ही कहा जाएगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इट गिव्स, इससे हमें मिलता है कोक, कोल गैस एंड कोल tar, यानी कि कोल से, कोल के जो उपयोगी उत्पाद हैं, यूजफुल प्रोडक्ट हैं, उनको ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसे बोल रहे हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कहां पर किया जाएगा, एब्सेंस ऑफ एयर में, ठीक है। तो ये प्रोसेस है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला है, व्हाट इज कोक। कोक क्या है, कोक कोयले का एक उत्पाद है, और इसका उपयोग कई सारी चीजों में किया जाता है, ठीक है। अगर हम कहें कोक के फिजिकल प्रॉपर्टीज का, तो ये कैसा है, काले रंग का है, पोरस है, और टफ है, यानी कि कठोर है, टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस।
इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इस्पात के निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में, और मेकिंग स्टील एंड एज अ फ्यूल, यानी कि इस्पात बनाने के लिए और ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप और ऐड कर सकते हो कि धातुओं के निष्कर्षण में, यानी कि मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कोलतार। अब कोलतार क्या है? कोलतार आपने अक्सर देखा होगा। ठीक है, तो कोलतार का उपयोग किसमें किया जाता है? देखो, कोलतार होता कैसा है? लिक्विड फॉर्म में होता है, थिक होता है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है। ठीक है, इसके अलावा इसका उपयोग किया जाता है मेडिसिन, एक्सप्लोजिव, डाइज, इनको बनाने के लिए शुरुआती सामग्री के रूप में। ठीक है, चलिए, तो कोलतार इज अ थिक ब्लैक लिक्विड, यानी कि गाढ़ा काला द्रव है जिसका उपयोग किया जाता है। आप ये भी लिख सकते हो विद अनप्लीजेंट स्मेल। कैसी स्मेल है इसकी? अनप्लीजेंट। ठीक है, मेकिंग डाइज, यानी कि रंग बनाने के लिए, इत्र यानी कि परफ्यूम बनाने के लिए, मेडिसिन यानी कि दवाइयों के लिए, एक्सप्लोजिव्स यानी कि विस्फोटक बनाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? कोल तार का उपयोग किया जाता है। कोल तार का उपयोग किया जाता है बच्चों नैप्थलीन बॉल्स बनाने के लिए भी। ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स जिनका उपयोग कीट पतंगों को भगाने के लिए या मौत को रिपेल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो अभी तक आपने देखा होगा हमने काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो, जो भी हमने जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो ज्यादातर किससे रिलेटेड थे? वो ज्यादातर रिलेटेड थे कोक और कोल और पेट्रोलियम से। ठीक है, इसके अलावा रिलेटेड तो थे, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन थे कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस क्या है, फॉसिल फ्यूल क्या है, ठीक है, उनके एग्जाम्पल क्या हैं। इसके अलावा ये जो कोल है इसके जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कोल तार है तो उसका उपयोग क्या है, कोल गैस का उपयोग क्या है, ठीक है, कोक का उपयोग क्या है, इस तरह के क्वेश्चन देखे। इसके अलावा हमने पेट्रोलियम से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे कि पेट्रोलियम के जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट है, पेट्रोलियम में कंस्टिट्यूट है कौन से, एमसीक्यू में देखे थे इस तरह के क्वेश्चन। तो चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं सबसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कोल गैस, कि कोल गैस क्या है? तो कोल गैस क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दौरान ये बनती है। ठीक है, इट्स यूज एज फ्यूल, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं जहां पर कोल की प्रोसेसिंग की जाती है और कोल की प्रोसेसिंग से हमें उसके उपयोगी उत्पाद मिलते हैं, उसके आसपास की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर कोल गैस का उपयोग किया जाता है एज अ फ्यूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम कैसे बना। तो अगर अब शॉर्ट में इसका आंसर लिखना है तो रिमेन्स कैसे बनता है? फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टाइनी मेरीन ऑर्गेनिजम्स, तो समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं उनके अवशेषों से। ठीक है, बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर अगो, यानी कि जो पेट्रोलियम समुद्र में दबे सूक्ष्म जीवों के अवशेषों से लाखों वर्ष पहले बना था। ठीक है, व्हाट इज पेट्रोलियम रिफाइनरी। अब पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या है, जिसको हम पेट्रोलियम परिष्करणी भी कहते हैं। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी वो प्लेस है जहां पर पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है, परिष्करण किया जाता है। अब रिफाइनिंग क्यों की जाती है? ताकि उसके जो अलग अलग यूजफुल प्रोडक्ट हैं, उपयोगी उत्पाद है, उन्हें हम पृथक कर सके, सेपरेशन कर सके। ठीक है, चलिए, तो अ प्लेस वेयर पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू यूजफुल कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जहां पर पेट्रोलियम के जो अलग अलग उपयोगी उत्पाद हैं उन्हें पृथक किया जाता है, कैसे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि हीट किया जाता है पेट्रोलियम को। ठीक है, तो अलग अलग जो प्रोडक्ट है उनके अलग अलग पॉइंट होंगे, है ना, बॉइलिंग पॉइंट होंगे। तो जब इसे हम हीट करेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये कहाँ पर होता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी, और इसी को कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। यानी कि पेट्रोलियम, जहां पेट्रोलियम को विभिन्न उपयोगी घटकों में विभाजित किया जाता है उसे पेट्रोलियम रिफाइनरी कहा जाता है। आप ऐसे भी इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है पेट्रोलियम के जो अलग अलग प्रोडक्ट है वो क्या क्या है? पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, पैराफिन वैक्स है, बिटुमिन है, ठीक है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, केरोसिन है। तो बहुत सारे इसके उपयोगी उत्पाद हैं।
क्लियर? चलिए नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।